तारीख थी 8 अगस्त वर्ष 2010। स्थान नथांज, ईरान। रात के लगभग 2 बजे थे। आसमान बिल्कुल शांत था, पर जमीन के नीचे कुछ ऐसा चल रहा था जो दुनिया को हिलाने वाला था। एक भूमिगत परमाणु संयंत्र, जहां सैकड़ों सेंट्रीफ्यूज मशीनें दिन रात यूरेनियम को संवर्धित करने में लगी थीं। अचानक कुछ मशीनें बंद हो जाती हैं, कुछ तेजी से घूमती हुई मशीनें टकराकर टूट जाती हैं। पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। शुरुआत में ईरान को कुछ समझ नहीं आता, पर हफ्तों की जांच के बाद एक नाम उभर कर आता है, स्टक्सनेट। दुनिया का पहला ऐसा कंप्यूटर वायरस जो किसी देश की परमाणु क्षमता को बर्बाद करने के लिए बनाया गया था, और जिसने साबित कर दिया कि अब युद्ध सिर्फ बमों से नहीं, कोड से भी लड़े जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, ईरान आखिर क्यों यूरेनियम संवर्धन कर रहा था? क्यों अमेरिका और इजराइल उसे रोकना चाहते थे? क्या वाकई ईरान परमाणु बम बना रहा था, या फिर यह सब एक झूठ था? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे ईरान ने कब और क्यों शुरू किया परमाणु कार्यक्रम, कौन कौन देश शामिल थे इस सपने में, कब कब यूरेनियम खरीदा गया और कहां से, किस साल ईरान परमाणु बम के सबसे करीब था, और आज की तारीख में ईरान कितनी दूर है परमाणु हथियार से। लेकिन सबसे अहम सवाल, क्या ईरान का बम बनाना पूरी दुनिया के लिए खतरा है, या यह सिर्फ पश्चिमी देशों का डर है? आइए शुरुआत करते हैं उस दौर से जब ईरान एक विज्ञान प्रेमी राजा के नेतृत्व में ऊर्जा की तलाश में था। यह कहानी सिर्फ बमों की नहीं है, यह कहानी है एक ऐसे सपने की जो कभी शांति के नाम पर देखा गया था। साल था 1953। ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्दिक को सत्ता से हटाया गया। ब्रिटेन और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों MI6 और CIA ने मिलकर ईरान में तख्ता पलट करवा दिया। मोसद्दिक की गलती, ईरान के तेल संसाधनों का राष्ट्रीयकरण करना। उनकी जगह सत्ता में लाया गया शाह मोहम्मद रजा पहलवी को, एक ऐसा शासक जो अमेरिका का करीबी था, आधुनिकता में विश्वास रखता था और पश्चिमी टेक्नोलॉजी का प्रशंसक था। परमाणु कार्यक्रम की नींव अब कहानी शुरू होती है एटम्स फॉर पीस नामक एक अमेरिकी योजना से। साल 1955। अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर ने एक प्रस्ताव दिया, अगर परमाणु शक्ति का उपयोग हथियारों के लिए नहीं बल्कि ऊर्जा और चिकित्सा के लिए हो तो क्या दुनिया ज्यादा सुरक्षित नहीं होगी? शाह को यह प्रस्ताव पसंद आया, और इसी साल ईरान और अमेरिका के बीच एक परमाणु सहयोग समझौता हुआ। पहला परमाणु रिएक्टर अमेरिका से उपहार साल 1957 में ईरान को एक छोटा 5 मेगावाट का रिसर्च रिएक्टर दिया गया, टेहरान रिसर्च रिएक्टर TRR। इसे अमेरिकी कंपनी AMF ने बनाया था, और इसके लिए संवर्धित यूरेनियम भी अमेरिका से आया। समझ लीजिए, अमेरिका ने न सिर्फ रिएक्टर दिया बल्कि यूरेनियम भी खुद ही मुहैया कराया। शुरुआती यूरेनियम की खपत लगभग 10 किलोग्राम उच्च ग्रेड संवर्धित यूरेनियम, जो 90% से अधिक संवर्धन स्तर का था, यानी वही संवर्धन जो आज परमाणु बम के लिए जरूरी होता है, उसी ग्रेड का यूरेनियम अमेरिका ने ईरान को दिया था। ईरान के वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण 70 के दशक तक ईरानी वैज्ञानिकों को अमेरिका और यूरोप की यूनिवर्सिटीज में ट्रेनिंग दी गई। अमेरिकी कंपनियों जैसे वेस्टिंगहाउस और जनरल इलेक्ट्रिक ने बुशहर और ईशफहान में परमाणु संयंत्र निर्माण की योजनाएं शुरू की। साल 1973 तक ईरान ने ऐलान किया कि वह 2000 तक 20 परमाणु रिएक्टर बनाएगा। अमेरिका और जर्मनी ने इसके लिए $1 बिलियन के सौदे भी कर लिए। यूरेनियम कहां से आया? अब सबसे जरूरी सवाल, ईरान ने यूरेनियम कहां से और कब कब खरीदा? प्रथम चरण 1970 से पहले यूरेनियम पूरी तरह अमेरिका से आया, उच्च संवर्धित रूप में, रिसर्च के नाम पर। द्वितीय चरण 1970 के दशक, ईरान ने दक्षिण अफ्रीका से कच्चा यूरेनियम येलो केक खरीदने के लिए सौदा किया। साथ ही फ्रांस और जर्मनी से संवर्धन सेवा की बातचीत की। 1977 ईरान ने यूरोडिफ नाम की एक फ्रांसीसी कंपनी में बड़ा निवेश किया ताकि उसे यूरोप से संवर्धित यूरेनियम मिलता रहे। मतलब, ईरान खुद यूरेनियम नहीं संवर्धित कर रहा था, बल्कि दूसरे देशों से संवर्धित यूरेनियम खरीदने की तैयारी कर रहा था। फिर क्या हुआ? सब कुछ अचानक क्यों रुका? साल 1979 में इस परमाणु स्वप्न पर एक बड़ा झटका लगा। ईरान की जनता में क्रांति हुई। शाह रजा पहलवी को देश छोड़ना पड़ा। आयतुल्लाह खोमैनी सत्ता में आए। एक इस्लामी गणराज्य बना जो अमेरिका को शैतान मानता था। इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए, संवर्धित यूरेनियम की सप्लाई रोक दी, बुशहर का परमाणु प्लांट अधूरा छोड़ दिया। ईरान एकदम अकेला रह गया। न वैज्ञानिकों की ट्रेनिंग, न संवर्धन की सुविधा, न ईंधन। आवाजें बंद थीं, प्रेस नहीं बोल रहा था, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को भ्रम था
कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म हो गया है, लेकिन सच्चाई ये थी, वो अब जमीन के नीचे उतर चुका था। साल 1979। ईरान में इस्लामी क्रांति पूरी हो चुकी थी। शाहरजा पहलवी देश से भाग चुके थे। अब ईरान एक इस्लामी गणराज्य था, जिसका प्रमुख था आयातुल्लाह खुमैनी। इस नई सरकार के पास कोई अनुभव नहीं था और अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी जैसे सभी सहयोगी देश ईरान से मुंह मोड़ चुके थे। परंतु एक वर्ग था जो चुपचाप इस सपने को जीवित रखे हुए था। ईरानी वैज्ञानिक, परमाणु बम नहीं, आत्मनिर्भरता। क्रांति के बाद का नया दर्शन खुमैनी के शुरुआती भाषणों में बम का जिक्र नहीं था। उनका फोकस था ऊर्जा सुरक्षा, मेडिकल रिसर्च, विज्ञान में आत्मनिर्भरता। लेकिन साथ ही उन्होंने इस बात को कभी नहीं नकारा कि अगर दुश्मन हमला करता है तो ईरान को सुरक्षा के लिए तैयार रहना होगा। गुप्त साझेदारी, पाकिस्तान का AQ। खान नेटवर्क अब कहानी में एंट्री होती है। डॉ अब्दुल कदीर खान की। डॉ खान पाकिस्तान के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक, जिन्होंने पाकिस्तान को परमाणु शक्ति बनाया। परंतु उन्हीं डॉ खान पर यह भी आरोप लगे कि उन्होंने यूरेनियम संवर्धन की तकनीक ईरान, लीबिया और उत्तर कोरिया जैसे देशों को गुप्त रूप से बेची। साल 1985 पश्चिमी खुफिया एजेंसियों ने रेडियो सिग्नल्स पकड़े जो ईरान और पाकिस्तान के बीच तकनीकी सहयोग की पुष्टि करते थे। बाद में पता चला ईरान ने डॉ खान नेटवर्क से लगभग 200 सेंट्रीफ्यूज ब्लूप्रिंट्स हासिल किए। इनमें से अधिकतर P1 मॉडल के थे, वही तकनीक जिससे पाकिस्तान ने यूरेनियम संवर्धन शुरू किया था। भूमिगत यूरेनियम संवर्धन सुविधा, हजारों सेंट्रीफ्यूज एक साथ, कैमरा, सैटेलाइट से नजर नहीं आता था। 2 इस्फहान यूरेनियम कन्वर्जन सेंटर, येलो केक से UF6 गैस बनाना, संवर्धन की पहली स्टेज, इन दोनों को पूरी तरह छिपाकर विकसित किया गया। न तो IAEA को इसकी सूचना दी गई, न किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि का पालन किया गया। यूरेनियम की काली खरीद, ब्लैक मार्केट और चीन कनेक्शन। साल 1989 से 2002 के बीच ईरान ने कुल मिलाकर लगभग 15 टन कच्चा यूरेनियम, येलो केक और लगभग 2 टन संवर्धित यूरेनियम, ब्लूप्रिंट मट खान नेटवर्क से तकनीकी ब्लूप्रिंट्स IAEA और पश्चिमी दुनिया को शक कैसे हुआ। साल 2002 मेजर रहमान अल खलीदी नाम के एक ईरानी विपक्षी ने पेरिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने कहा, ईरान नतांज में भूमिगत संवर्धन प्लांट बना रहा है। सरकार पूरी दुनिया से यह बात छिपा रही है। IAEA के निरीक्षकों ने जब जांच शुरू की तो सामने आया ईरान पिछले 17 वर्षों से IAEA को गलत रिपोर्ट भेज रहा था। कोई गोली नहीं चली, कोई बम नहीं फटा, लेकिन फिर भी सैकड़ों मशीनें टूट गईं, हजारों घंटों की मेहनत राख हो गई और ईरान अपने परमाणु बम से मीलों पीछे चला गया। यह हमला हथियारों से नहीं बल्कि एक कोड से हुआ था। नाम था स्टक्सनेट। स्टक्सनेट एक ऐसा वायरस जिसने इतिहास रचा। साल 2010 जून का महीना, ईरान के नतांज परमाणु संयंत्र में अजीब घटनाएं शुरू हुईं। सेंट्रीफ्यूज मशीनें अचानक टूट जाती थीं, रोटेशन स्पीड अपने आप बढ़ या घट जाती थी, कंप्यूटर दिखाता था सब कुछ सामान्य है, लेकिन जमीनी स्तर पर मशीनें बर्बाद हो रही थीं। जांच में पता चला ईरान के सिस्टम में एक अज्ञात वायरस घुस चुका है जो सिर्फ एक विशेष हार्डवेयर सीमेंस एस्कैडा सिस्टम को निशाना बना रहा था। नाम मिला स्टक्सनेट। यह इतिहास का पहला साइबर हथियार था जिसका मकसद किसी देश की परमाणु क्षमता को नष्ट करना था। इसको बनाया किसने? आधिकारिक रूप से किसी देश ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन दुनिया भर के साइबर विशेषज्ञों का मानना है इजरायल की खुफिया एजेंसी, मोसाद और अमेरिका की NSA, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने मिलकर स्टक्सनेट को विकसित किया। इस मिशन का कोड नाम था ऑपरेशन ओलंपिक गेम्स। स्टक्सनेट इतना एडवांस्ड था कि यह ऑफलाइन कंप्यूटर तक USB के जरिए पहुंच सकता था, खुद को छिपा सकता था और मशीनों की गति को बदलकर उन्हें नष्ट कर सकता था बिना किसी इंसान को शक होने दिए। तकनीकी असर क्या हुआ नतांज में? ईरान की साइट पर उस समय लगभग 8000 सेंट्रीफ्यूज इंस्टॉल थे, जिनमें से लगभग 1000 से ज्यादा वायरस की वजह से बर्बाद हो गए। उत्पादन क्षमता में 30% की गिरावट आई। स्टक्सनेट ने सिर्फ फिजिकल नुकसान नहीं किया, उसने ईरानी वैज्ञानिकों का मनोबल भी तोड़ दिया। बड़ा सवाल, क्या स्टक्सनेट से परमाणु बम बनने से रोक दिया गया? संक्षिप्त उत्तर, हां और नहीं दोनों। हां, क्योंकि इसने ईरान की गति कम कर दी नहीं, क्योंकि ईरान ने अपनी सेंट्रीफ्यूज तकनीक को और बेहतर बनाना शुरू कर दिया। स्टक्सनेट हमले के बाद ईरान ने अपनी खुद की सेंट्रीफ्यूज डिजाइन की।
IR-2, IR-4 और IR-6 ये पहले से कहीं ज्यादा तेज, सटीक और सक्षम थीं। इस वायरस ने ईरान को एक नया सबक सिखा दिया। साइबर युद्ध अब वास्तविक युद्ध से ज्यादा खतरनाक है। ईरान का जवाब। साइबर आर्मी का निर्माण। स्टक्सनेट के बाद ईरान ने अपनी खुद की साइबर सेना बनाई, आयरेनियन साइबर आर्मी। इसने आगे चलकर सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको पर हमला किया, अमेरिका के बैंकिंग सिस्टम्स पर साइबर अटैक किया और इजरायली वेबसाइट्स को बार बार निशाना बनाया। यानी अब जंग तकनीक की हो गई थी और मैदान था इंटरनेट। स्टक्सनेट एक वायरस था, लेकिन इसने दुनिया की सोच बदल दी। अब परमाणु बम गिराने से पहले दूसरे देश का सिस्टम हैक करना ज्यादा असरदार माना जाने लगा। संयुक्त राष्ट्र की जांच, IAEA की रिपोर्ट और परमाणु समझौते की शुरुआत कैसे अंतर्राष्ट्रीय दबाव ने ईरान को वार्ता की मेज पर लाया। क्या जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन वाकई समाधान था या बस एक जाल? साल 2015 ईरान ने अचानक कहा वो अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने को तैयार है, पर इसके बदले में वो चाहता है पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध हट जाएं। दुनिया रुकी, पूछा क्या ये कोई जाल है या वाकई अब एक नया युग शुरू हो रहा है? IAEA की रिपोर्टें। परमाणु कार्यक्रम पर दुनिया की चिंता। साल 2003 से 2014 के बीच IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ने ईरान पर कई गंभीर आरोप लगाए। यूरेनियम संवर्धन छिपाकर किया गया, प्लूटोनियम रिसर्च को गुप्त रखा गया, सैन्य ठिकानों पर परमाणु उपकरणों की मौजूदगी। इस आधार पर संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ईरान पर कुल मिलाकर 300 से ज्यादा आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इनमें शामिल थे तेल निर्यात पर रोक, बैंकिंग लेनदेन पर बंदिशें, एयरलाइंस, शिपिंग और विदेश निवेश पर पाबंदी। ईरान की अर्थव्यवस्था लगभग ठहर गई, महंगाई बढ़ गई, रियाल की कीमत गिर गई और बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई। वार्ता की शुरुआत। P5+1 की भूमिका। इस स्थिति में एक रास्ता बचा था, बातचीत। P5+1 नामक समूह बना। P5 इस 5 स्थायी सुरक्षा परिषद। देश अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन। +1 इगा जर्मनी। वार्ताएं शुरू हुईं। 2013 में जिनेवा, वियना और लुसाने में कई दौर हुए और अंततः 14 जुलाई 2015 को JCPOA नामक समझौता हुआ, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। JCPOA के प्रमुख बिंदु। ईरान क्या माने? ईरान को इस समझौते के तहत कई शर्तों पर सहमति देनी पड़ी। 1. यूरेनियम संवर्धन की सीमा। ईरान केवल 3.67% तक ही यूरेनियम संवर्धित कर सकता था। बम के लिए जरूरत होती है 90% से अधिक। 2. सेंट्रीफ्यूज की संख्या घटाना, लगभग 20,000 से घटाकर 6,104 कर दी गई। 3. फोर्डो जैसे प्लांट को बंद करना। फोर्डो सेंटर को सिर्फ रिसर्च में इस्तेमाल करने की इजाजत मिली और नथांज को IAEA की पूरी निगरानी में रखा गया। 4. प्लूटोनियम रिएक्टर पर रोक। अराक रिएक्टर को इस तरह बदला गया कि वो हथियार योग्य प्लूटोनियम ना बना सके। 5. अंतर्राष्ट्रीय निगरानी। 20 वर्षों तक IAEA को पूरी एक्सेस देना अनिवार्य हुआ। बिना पूर्व सूचना के निरीक्षण भी संभव। ईरान को क्या मिला? प्रतिबंधों में राहत। जैसे ही ईरान ने शर्तें पूरी कीं, अमेरिका और यूरोप ने अरबों डॉलर की आर्थिक राहत दी। ईरान के लगभग 100 अरब डॉलर के विदेशी फंड फ्रीज से आजाद हुए। ऑयल एक्सपोर्ट पर लगी रोक हटी। अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों ने लौटना शुरू किया। ईरान का रियाल थोड़ा मजबूत हुआ, लेकिन सब अच्छा नहीं रहा। अमेरिका ने पीठ में छुरा घोंपा। साल 2018 डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उन्होंने कहा JCPOA एक बेहद बुरा सौदा था, इससे ईरान को बम बनाने से नहीं रोका जा सकता। मई 2018 में अमेरिका एकतरफा JCPOA से बाहर हो गया और फिर से ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर नीति के तहत सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। ईरान का जवाब। संवर्धन फिर से शुरू। अमेरिका के बाहर निकलने के बाद ईरान ने धीरे धीरे JCPOA की शर्तों को तोड़ना शुरू किया। यूरेनियम संवर्धन फिर से 60% तक बढ़ाया। IR-6 जैसी नई सेंट्रीफ्यूज फिर एक्टिव की। IAEA की निगरानी सीमित कर दी और धीरे धीरे JCPOA एक कागजी दस्तावेज बनकर रह गया। अब की स्थिति। दुनिया एक नए खतरे की ओर।
साल 2024 तक ईरान के पास लगभग 85 किलोग्राम 60% संवर्धित यूरेनियम हो गया था, जो कि बहुत ही कम समय में 90% तक संवर्धित होकर बम बन सकता है। IAEA की रिपोर्टों के अनुसार अगर ईरान आज तय कर ले तो वो 3 हफ्तों के अंदर परमाणु हथियार के लायक यूरेनियम बना सकता है। JCPOA ने एक उम्मीद जगाई थी कि शायद बातचीत से जंग को रोका जा सकता है, लेकिन राजनीति ने उसे भी तोड़ दिया। अब दुनिया फिर उसी मोड़ पर खड़ी है, बातचीत या बम। एक कार ट्रैफिक सिग्नल पर रुकती है, अचानक एक गोली चलती है, फिर एक विस्फोट होता है और दुनिया को पता चलता है ईरान का टॉप परमाणु वैज्ञानिक मारा गया है। नाम था मोहसिन फखरीजादे। मोसाद, दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, जिसे माना जाता है कि यह CIA और KGB से भी ज्यादा तेज है, दुनिया भर में आतंकियों और दुश्मनों के पीछे पड़ने के लिए बदनाम है। मोसाद का मानना है कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ गया तो यह इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा होगा। इसीलिए मोसाद ने ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा के खिलाफ छेड़ दी। एक छाया जंग, शैडो वॉर। वैज्ञानिकों की रहस्यमयी हत्याएं। साल 2007 से 2020 तक ईरान के 5 प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक कार बम, मोटरसाइकिल से हमला, मैग्नेटिक बम या सीधे शूटिंग में मारे गए। इनमें शामिल हैं मासूद अली मोहम्मदी, माजिद शाहरीरी, दरियुश रजाइनजादे, मुस्तफा अहमदी रोशन और सबसे महत्वपूर्ण मोहसिन फखरीजादे। इन हत्याओं का स्टाइल, टारगेटिंग और टाइमिंग, सबने इशारा किया कि इसके पीछे मोसाद ही है, लेकिन इजराइल ने कभी खुलकर स्वीकार नहीं किया। तेहरान से परमाणु फाइल्स की चोरी, मिशन इम्पॉसिबल। असली में साल 2018 मोसाद एजेंट्स ने तेहरान के बीचों बीच एक गोडाउन से 1 लाख से ज्यादा दस्तावेज और हार्ड ड्राइव्स चुराए, जिसमें ईरान के परमाणु प्रोजेक्ट का पूरा रिकॉर्ड था। प्रोजेक्ट अमाद। इन्हें चुराने के लिए मोसाद ने नकली गार्ड्स, ट्रक, CCTV ब्लाइंड जोन, टाइम लॉक सिस्टम सब हैक किया और केवल 6 घंटे में ईरान के सबसे बड़े राज को चुराकर इजराइल पहुंचा दिया। बाद में नेतन्याहू ने एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में वह सब दिखाया। ईरान झूठ बोल रहा है। ये बम बनाना चाहता है। इजराइल की वायुसेना और ऑपरेशन तैयारियां। इजराइल की एयरफोर्स, जिसे मिडिल ईस्ट में सबसे सक्षम माना जाता है, कई बार तेहरान, अराक और नथांज की साइट पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की योजना बना चुकी है। इन्होंने 300 किलोमीटर दूरी तक जाकर पहले सीरिया के अल किबार रिएक्टर को और फिर इराक के औसिराक रिएक्टर को तबाह किया था। इन ऑपरेशनों को कहते हैं ऑपरेशन ओपरा 1981, इराक ऑपरेशन आउटसाइड द बॉक्स 2007। सीरिया, ईरान भी इसी लिस्ट में है, लेकिन अब तक हमला नहीं हुआ क्योंकि ईरान के रिएक्टर अंडरग्राउंड और सख्त सुरक्षा में है। रेड लाइन, नेतन्याहू की धमकी। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में बम की तस्वीर हाथ में लेकर कहा, अगर ईरान इस रेड लाइन को पार करेगा, यानी 90% संवर्धन के करीब पहुंचेगा, तो इजरायल हमला करेगा, अकेले, बिना किसी की इजाजत के। गुसी पाप बड़ी। मोसाद के दूसरे टूल्स, साइबर, सैटेलाइट और ड्रोन स्टक्सनेट। जैसे साइबर हमले, सैटेलाइट इमेजिंग से लगातार निगरानी, और अब ड्रोन के जरिए गुप्त हमले। इजरायल अब चुपचाप और दूर से ईरान के रिएक्टरों को स्लो डाउन या डिसरप्ट करने की रणनीति पर काम कर रहा है। ईरान का जवाब, डिफेंस और बदले की धमकी। ईरान ने अपनी सभी साइट्स को पहाड़ों के अंदर शिफ्ट किया। मिसाइल डिफेंस सिस्टम बाबार 373 और खोरडाट 15 एक्टिव किए और धमकी दी, अगर इजरायल हमला करता है तो पूरा तेल अवीव मिसाइलों से घेर दिया जाएगा। इजरायल की लड़ाई एक बम से नहीं, एक विचारधारा से है, जिसे वो रोकना चाहता है किसी भी कीमत पर। ईरान का बढ़ता परमाणु कार्यक्रम सिर्फ इजरायल को नहीं, बल्कि पूरे अरब जगत को भयभीत कर रहा है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का बयान, अगर ईरान बम बनाएगा तो हम भी बनाएंगे। सऊदी अरब के डर, ईरान की शिया विचारधारा से विरोध। यमन, इराक, सीरिया में प्रॉक्सी युद्ध, ईरान का बढ़ता सैन्य दबदबा। सऊदी का विकल्प, पाकिस्तान।
जो इस्लामी दुनिया का पहला परमाणु शक्ति वाला देश है, उसे सऊदी अरब ने अरबों डॉलर देकर भविष्य की डील पहले ही कर ली है। माना जाता है कि यदि सऊदी को जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान सीधा परमाणु हथियार या तकनीक उपलब्ध कराएगा। पाकिस्तान का अतीत। ईरान से गुप्त सहयोग। पाकिस्तानी वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान ने 1980 और 1990 के दशक में यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज तकनीक ईरान को बेची थी। यह तकनीक बाद में प्रोजेक्ट अमाद का आधार बनी। इधर पाकिस्तान ने इस्लामी बम का प्रचार किया, उधर ईरान ने इसे अपने राष्ट्रीय अस्तित्व की रक्षा का साधन बताया। भारत की भूमिका। नपे तुले कदम, दो तरफा मित्रता। भारत इस पूरे संघर्ष में न तो अमेरिका की तरह कठोर है, न रूस की तरह मौन, बल्कि भारत ने हमेशा अपनाया है संतुलन और स्वराज्य का रास्ता। भारत ईरान संबंध। चाबहार पोर्ट से अफगानिस्तान को पहुंच ऊर्जा समझौते, गैस पाइपलाइन योजनाएं। ईरान के शिया समुदाय से सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध। भारत इजरायल सहयोग। हथियार, ड्रोन्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम टेक्नोलॉजी और खुफिया जानकारी। सुरक्षा क्षेत्र में गहराता भरोसा। भारत यह जानता है कि यदि ईरान इजरायल युद्ध छिड़ता है तो तेल की कीमतें आसमान छू जाएंगी और पूरा एशिया संकट में घिर जाएगा। भविष्य। क्या होगा जब ईरान सीमा पार कर जाएगा? यूरेनियम संवर्धन यदि 90% के पार चला गया तो इजरायल के लिए यह रेड लाइन होगा। एक पूर्व इजरायली जनरल ने कहा था, हम चुप रहेंगे लेकिन इंतजार नहीं करेंगे। यही संभावित परिदृश्य। इजरायल हमला करता है, ईरान पलटवार करता है, सऊदी और खाड़ी देश पैनिक में आ जाते हैं। पाकिस्तान, अमेरिका, रूस सभी पक्षों में बंट जाते हैं। दुनिया परमाणु युद्ध के कगार पर पहुंच सकती है और उसका असर होगा भारत, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका। हर जगह अब सवाल है, बम या बुद्धि। ईरान का यह सफर एक डॉक्टर मोहसिन फखरीजादे से शुरू हुआ। एक बम की चाहत से भरा था और एक पूरे क्षेत्र को आग में झोंकने की तैयारी है। और अब या तो ईरान और पश्चिम के बीच नई डील होगी या फिर कोई गलतफहमी बन जाएगी विश्व युद्ध की वजह। हमारी दुनिया यूरेनियम से नहीं, समझदारी से बचेगी। बम सिर्फ इमारतें नहीं, भरोसे भी गिरा देते हैं, और जिस दुनिया में भरोसा ना बचे वहां इंसानियत कब तक जिंदा रहेगी?